बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज फिर एक नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 2, इंटरफेस। लास्ट टाइम हमने सेल साइकिल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें लेक्चर 1 में जो है वो हमने इंट्रोडक्शन लिया था सेल साइकिल का। आज का जो लेक्चर है वो हमारा इंटरफेस पे होगा। देखेंगे कि इंटरफेस क्या है और इसके जो सब फेजेज़ हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, सेल किस तरह से जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो डिस्कस करते हैं कि इंटरफेस क्या है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इंटरफेस एक ऐसा फेज़ है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। वो अपनी तमाम की तमाम प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है, ताकि वो डिवाइड हो सके। जब वो नेक्स्ट 2 सेल बनाए या 4 सेल बनाए तो उसके अंदर जो मटेरियल्स हैं वो डिवाइड हों प्रॉपर तरीके से। तो वो जो मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वो इंटरफेस के अंदर जो है वो तैयार होते हैं। अब हम देखेंगे कि हर सब फेज़ के अंदर जो है वो कौन कौन सा काम हो रहा होता है और किस तरह से ये डिवीज़न हो रही होती है। तो हम इस इंटरफेस को नाम देते हैं, प्रीपरेटरी फेज़ का नाम भी देते हैं, क्योंकि सेल यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर करता है इस तरह से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो इसका फेज़ है उसको हम G1 फेज़ कहते हैं। G फॉर ग्रोथ, यानी सेल अपनी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट करता है। इसके अंदर सेल साथ साथ ग्रो भी हो रहा होता है और अपने मटेरियल्स की फॉर्मेशन भी कर रहा होता है। सबसे पहला फेज़ जो है वो G1 फेज़ होता है। यहाँ से देखें, 2 सेल बने हैं, ये दूसरा सेल है, ये पहला सेल है। ये भी इंटरफेस में इंटर हो जाता है, वो भी इंटरफेस में इंटर हो जाएगा। तो हमने एक ही सेल को एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो स्टडी करना है, G1 फेज़। अब G1 फेज में क्या हो रहा होता है स्टूडेंट्स, देखिएगा। G1 फेज, G फॉर ग्रोथ, जिसके अंदर सेल की जो है वो ग्रोथ हो रही होती है। G1 फेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो अकर हो रही होती हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो जैसे कि प्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही होती है। यानी जो सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, उन्होंने अगले सेल में भी जाना होता है, तो उनका जो नंबर है या उनकी जो तादाद है वो ज़्यादा होती है, तो उनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, उनकी मज़ीद प्रोडक्शन की जाती है। इसके साथ साथ जो है कुछ सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका नंबर भी जो है वो ज़्यादा होता है। प्लस राइबोसोम्स हैं, इनका नंबर भी जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं। तो इन्होंने भी अगले सेल में जो है वो डिवाइड होना है, तो इनका नंबर भी जो है वो डबल होता है। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनेल्स भी होती हैं। अगर कोई 1, 2, 4 रह भी जाएँ तो वो नेक्स्ट सेल के अंदर बन जाएंगी, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको वक्ती तौर पे बनाया जाता है ताकि जब वो नेक्स्ट सेल में जाएँ तो अपना काम स्टार्ट कर दें, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है और राइबोसोम्स में भी प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करनी होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, सेल जो है वो उसकी ग्रोथ भी जो है वो इंक्रीज होती है, उसकी ग्रोथ में भी जो है वो इंक्रीमेंट आता है। यानी सेल जो है वो साइज में भी साथ साथ इंक्रीज कर रहा होता है, साइज में भी इंक्रीज कर रहा होता है। पहले साइज का सेल छोटा होता है, जब वो डिवाइड होके आता है, जब वो इंटरफेज में से गुजरता है तो उसके साइज में भी जो है वो इंक्रीमेंट आता रहता है, ताकि जब वो नया सेल बनाए तो वो इतना उसका साइज होना चाहिए कि उससे एक प्रॉपर 2 सेल जो है या 4 सेल जो है वो आगे बन सके। तो इस वजह से इनका साइज जो है वो बढ़ता रहता है साथ साथ। तो इसीलिए हम इसको G1 फेज कहते हैं। और स्टूडेंट्स, जो इंटरफेज होता है ना, अगर हम पूरे सेल साइकिल को 24 आवर्स में डिवाइड करें, एक नॉर्मल सेल जो है उसका 24 आवर्स का साइकिल है, तो उसमें से 23.30 आवर्स, यानी 23 आवर्स एंड 30 मिनट्स जो हैं ये इंटरफेज को जाते हैं। और ओनली जो 30 मिनट्स होते हैं, आवर एंड मिनट, 23 आवर एंड 30 मिनट्स इंटरफेज में से गुजरता है सेल, और ओनली 30 मिनट्स जो है ये एम फेज में से गुजरता है, माइटोसिस करता है या मियोसिस करता है। इसका मतलब है कि इंटरफेज में उसको ज़्यादा टाइम लगता है, उसने बहुत सारी चीज़ें भी बनानी होती हैं और अपनी ग्रोथ भी करनी होती है। तो इस वजह से वो इंटरफेस के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो गुजारता है। और इसमें से भी ये सब फेजेस हैं, हम इनको स्टडी कर रहे हैं। उन सब फेज में से पहला सब फेज जो है वो G1 फेज है। तो इसमें से भी
1.30 आवर्स में से भी सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो G1 फेज़ में गुजारता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है वो काम हो रहा होता है। अब G1 फेज़ में देखें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो उसके ओरिजिनल ही हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, इसमें सिर्फ ये वाली चीज़ें जो है वो बनेगी। स्टूडेंट, इसके बाद जो है वो एस फेज़ आएगा। G0 फेज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये क्या होता है। एस फेज़, G1 फेज़ के बाद जो है वो डायरेक्ट एस फेज़ आपके पास आता है। एस फेज़, एस फॉर सिंथेसिस। जिस तरह से G फॉर ग्रोथ है, इसी तरह से S फॉर सिंथेसिस होता है। अब इसके अंदर जो है वो स्पेशल किस्म का काम हो रहा होता है, और वो काम क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होती हैं उनका नंबर जो है वो डबल हो जाता है। क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो डबल हो जाता है, उनकी डुप्लीकेशन होती है। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, ये वर्ड क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट्स? इस रीजन ये है कि जो सेल के अंदर सॉरी क्रोमोसोम्स होती हैं वो अपने जैसा ही एक क्रोमोसोम बना लेती हैं, उसके जैसी आइडेंटिकल एक कॉपी बन जाती है। तो इस वजह से हम उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी रेप्लिका, कॉपी बनना। डीएनए की तो एप्लीकेशन होना, डीएनए की कॉपी बनना, या हम इसको डुप्लीकेशन का नाम भी देते हैं कि वो जो एक कॉपी होती है उसी का एक डुप्लीकेट बन जाता है। जिस तरह से आप कोई भी पेपर लेकर जाते हैं फोटोस्टेट करवाने, तो उसके जैसी एक कॉपी बन जाती है, तो इसी तरह से डीएनए की भी एक कॉपी बन जाती है। अब डीएनए जो क्रोमोसोम होता है, सिंपली हम उसको एक क्रोमोसोम को इस तरह से डिनोट करते हैं, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। तो अगर इसी तरह की एक कॉपी बन जाए और वो भी इसके साथ ही लग जाए, तो इसे हम कंप्लीट जो है वो पेयर का नाम देंगे। ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ये आर्म इसकी क्रोमेटिड कहलाती है। तो इसी तरह की इस तरफ भी एक आर्म बन जाती है, तो ये इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड का नाम देते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड इस वजह से कि ये बिल्कुल उसके आइडेंटिकल होती है, तो इस वजह से हम इसको जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड का नाम देते हैं। तो एस फेज के अंदर स्पेशल सिर्फ और सिर्फ डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर की फॉर्म में होते हैं, 23 पेयर की फॉर्म में। अगर इस तरह से आप देखेंगे इस तरह से, तो ये 23 पेयर बनेंगे, ये एक पेयर बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको सिंगल सिंगल इस तरह से देखेंगे, तो ये 1 काउंट करेंगे तो ये फिर 46 बन जाएंगे। तो जब ह्यूमंस के अंदर सेल ने डिवाइड होना होता है, तो 46 क्रोमोसोम्स का डबल हो जाता है, उसकी डुप्लीकेशन होगी तो वो 92 बन जाएंगे। और अगर 23 पेयर की बात करेंगे तो वो डबल होके 46 पेयर जो है वो बन जाएंगे, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम जो है वो एक सेल में जाएंगे, हाफ दूसरे सेल में जाएंगे। तो इस तरह से जो इनका नंबर है वो भी सेम रहता है। मजीद इसकी डिटेल हम माइटोसिस और मियोसिस में डिस्कस करेंगे। तो एस फेज के अंदर ये कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे देखें, डायग्राम में भी मैंने बना दिया है। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है ये न्यूक्लियस के अंदर ये सिंगल पड़े हुए हैं, और एस फेज के अंदर इनकी सिंथेसिस होती है, डुप्लीकेशन होती है, तो ये डबल हो जाते हैं। तो ये सारा जो हो रहा होता है ये एस फेज के अंदर हो रहा होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स G2 फेज के अंदर जो है वो सेल चला जाता है। G2 फेज फॉर ग्रोथ पीरियड 2। अब इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर बाकी जो कुछ मामलात रह जाते हैं सेल के, कोई भी चीज़ अगर बनानी रह गई है, कोई चीज़ की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो वो सारा जो है वो G2 फेज़ के अंदर होता है। बाकी सारी चीज़ें G1 फेज़ में हो जाती हैं। मेन हमारे पास एस फेज़ में जो होता है वो डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, वो भी हो जाती है। इसके बाद G2 फेज़ में जो है वो एक चीज़ रह जाती है जिसकी फॉर्मेशन होती है, उसे हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर्स, इसका नाम आपने साइटोस्केलेटन में सुना होगा। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, मजीद इसकी डिटेल हम माइटोसिस और मियोसिस में देखेंगे, क्योंकि इनका सारा यूज वहीं पे होगा। स्पिंडल फाइबर्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ये खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो प्रोटीन की बनी होती हैं। जैसे आपने साइटोस्केलेटन में पढ़ा होगा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो मिलकर जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स खास
यूज होती हैं माइटोसिस के अंदर। ये हम माइटोसिस एम फेज में इसको देखेंगे। तो ये इनकी जो फॉर्मेशन है ये G2 फेज के अंदर हो रही होती है, ठीक है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स जो आपने पढ़े थे साइटोस्केलेटन में, ये उनसे मिलकर जो है वो बनी होती हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स आप जानते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के जो है वो बने होते हैं। अब G2 फेज के अंदर देखें हमारे पास क्रोमोसोम्स भी बन गए। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई हैं तो ये डिनोट कर रही हैं कि ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। तो स्पिंडल फाइबर जो है वो डिवीजन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। तो जब ये इंटरफेज कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से G1 फेज से एस फेज, एस फेज से G2 फेज, यहाँ तक ये इसका इंटरफेज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है सेल अब मुकम्मल तौर पे जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद वो जो है वो डिवाइड होता है। तो डिवीजन जो है वो एम फेज कहलाती है। एम फॉर माइटोसिस एंड आल्सो फॉर मियोसिस। जिस तरह से हमने पीछे माइटोटिक फेज पढ़ा था, तो यहाँ से ये डिवाइड होगा। डिवीजन के बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस होगी, इसकी भी डिटेल हम पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस के बाद जो है वो कंप्लीट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है और दो नए सेल बन जाते हैं। फिर जो नए सेल बनते हैं वो दोबारा से इंटरफेज के अंदर जो है वो चले जाते हैं और वो फिर दोबारा से अपने आप को इंटरफेज में से गुजारते हैं और कंप्लीट उनकी ग्रोथ होती है। फिर वो जो है एक नई डिवीजन की तरफ जो है वो जाते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर जो सेल डिवाइड होता है, नए सेल्स बनाता है, क्या वो सेल उस मौजूद रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सेल होता है डिवाइड हो रहा होता है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती, उसका कोई वजूद नहीं रहता, वो अब नए सेल में तब्दील हो गया है। इसकी एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक मार्कर है, इसको अगर मैं दो हिस्सों में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास ये इस तरह से दो हिस्से कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखें ये पहले एक कंप्लीट मार्कर था, तो अब इसको मैंने दो हिस्सों के अंदर या दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब वो कंप्लीट मार्कर नहीं रहा, अब इसके दो पार्ट्स हो गए हैं। तो इस तरह से सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। होता वो बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह ही है, क्योंकि नया सेल जो है वो डॉटर सेल कहलाता है, उसके जैसा ही बनता है। दैट्स वाई हम उसको डॉटर सेल कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, G0 फेज क्या होता है? G0 फेज एक ऐसा फेज है इंटरफेज के अंदर, या सब फेज हम इसको कहेंगे इंटरफेज का, कि जिसके अंदर सेल जो है वो डिवाइड प्रिपेयर नहीं होता, या इसमें सेल की कोई भी एक्टिविटी वो नहीं हो रही होती जो सेल डिवीजन में हेल्प करनी हो जिसने। इसमें कुछ ऐसे सेल्स हैं जो G0 फेज में चले जाते हैं, यानी G1 फेज से गुजर के वो डायरेक्ट G0 फेज में चले जाते हैं। G1 फेज में उनकी तमाम की तमाम प्रोडक्शन हो जाती है, प्रोटीन्स बना लेते हैं, ऑर्गेनेल्स बना लेते हैं, यानी अपनी पूरी ग्रोथ कर लेते हैं। लेकिन चूंकि उनको डिवाइड नहीं होना होता, तो इस वजह से वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन भी नहीं करते और स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं बनाते। लेकिन वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बना लेते हैं। उसके बाद वो G0 फेज में चले जाते हैं। इसीलिए मैंने इसको क्वाइसेंस फेज भी नाम दिया हुआ है। क्वाइसेंस का मतलब होता है खामोशी, यानी एक ऐसा फेज है जो खामोशी वाला है। इसके अंदर कोई भी मजीद प्रिपरेशन नहीं होगी, कोई भी उसके बाद रिवीजन नहीं होगी। यहाँ पे सेल आके रुक जाएगा, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, डेली एक्टिविटीज़ जो उसका मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, या बाकी जो सेल के अंदर काम हो रहे होते हैं वो सारे काम करेगा, लेकिन डिवाइड नहीं होगा। इस वजह से हम इसको क्वाइसेंस फेज का नाम देंगे। हमारे पास कुछ सेल्स हैं जैसे लीवर और किडनी सेल्स, ये टेम्परेरी तौर पर जो है वो G0 फेज में चले जाते हैं, यानी कुछ वक्त के लिए जो है चले जाते हैं, ठीक है। टेम्परेरी तौर पर G0 फेज में रहते हैं, उसके बाद जो है वो वापस आ जाते हैं। तो ये देखें दोबारा से ये वापस आ सकते हैं, ठीक है। इसका ये मैंने रिवर्स बना दिया है। और कुछ ऐसे सेल्स हैं जैसे कि न्यूरॉन्स, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स होते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, ये इनडिफिनाइट पीरियड के लिए जो है वो चले जाते हैं G0 फेज में। इनडिफिनाइट मीन्स के कुछ नहीं पता कि ये कितने टाइम के लिए जो है वो रहेंगे, सालों साल के लिए भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी हाफ लाइफ जो है वो भी G0 फेज में ये गुजारें। तो इनका इनडेफिनाइट पीरियड होता है। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बिल्कुल ही G0 फेज में जाते ही नहीं है, वो एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स ये बिल्कुल ही G0 फेज में जो है वो इंटर नहीं होते।
बिल्कुल भी इंटर नहीं होते, ये इंडेफिनाइट पीरियड के लिए जाएंगे और ये जो है वो टेम्परेरी तौर पर जो है वो इंटर होंगे। एपिथेलियल सेल्स जीनोड फेज में क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एपिथेलियल सेल जो है वो हमारी स्किन को बनाते हैं, या हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो आउटर लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल सेल्स की होती है। तो उन्होंने बार बार ग्रोथ करनी होती है, हर वक्त उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो इस वजह से उनको जो है वो जीनोड फेज में नहीं जाने दिया जाता। उनको जो है वो बार बार डिवाइड किया जाता है ताकि वो आपकी बॉडी की, आपके ऑर्गन्स की जो है वो ग्रोथ करते रहें। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर इंटरफेस के बारे में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम माइटोसिस को स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि सेल किस तरह से डिवाइड होता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होपफुली आपको सारा क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।